नमस्कार, डीवी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है वो ये कि यूपी में जो कोशिश बीजेपी की तरफ से शुरू की गई थी ऑपरेशन लोटस करने की और ऑपरेशन लोटस के सहारे समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की, उसे खत्म करने की या कहें राम मंदिर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जो कोशिश शुरू की गई थी, यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश जो की गई थी उसमें बीजेपी फेल तो हुई है, साथ ही साथ एक्सपोज भी हो गई है कि आखिर कैसे बीजेपी मीडिया चैनल्स जो कथित तौर पर जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है उन चैनल्स के सहारे बीजेपी कैसे पूरा साजिश रचती है, कैसे खेल रचती है, कैसे हवाएं बनाती है, हवाई माहौल एक तैयार करती है और सांसदों पर दबाव बनाती है उनके नाम मीडिया के सहारे से जनता के बीच पहुंचाकर। और इस सब को लेकर बीजेपी की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि कहना है उन तमाम सांसदों का, समाजवादी पार्टी के उन सांसदों का जिनका नाम उस लिस्ट में था, जिनको लेकर यह दावे किए जा रहे थे कि 25 से 26 कुछ सांसद हैं समाजवादी पार्टी के जो जल्दी ही बीजेपी के साथ आने वाले हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले यूपी के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया। बयान ने सियासी माहौल को गरमा दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि 25 से 26 सांसद हमारे संपर्क में हैं और जल्दी ही ऑपरेशन लोटस होगा। हालांकि ऑपरेशन लोटस का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद हमारे साथ आने वाले हैं और इस खबर ने सियासत को गरमा दिया। लेकिन यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि केशव प्रसाद मौर्य ने किसी का नाम नहीं लिया था, पर मीडिया चैनलों ने एक लिस्ट को वायरल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वो लिस्ट वायरल हुई, लिस्ट छा गई, दावे किए जाने लगे कि इस लिस्ट में जो भी नाम है वो सारे के सारे सांसद समाजवादी पार्टी को छोड़कर, अखिलेश यादव को छोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। लेकिन अब उन सभी सांसदों ने आगे आकर इस बात का खुलासा कर दिया है कि ये सभी खबरें भ्रामक हैं और तो और ये भी चेतावनी दे दी है कि मीडिया चैनलों की तरफ से इस तरह की झूठी खबरें अगर फैलाई जाएंगी तो वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि एक चैनल के खिलाफ कार्रवाई के मांग करते हुए वो पहुंच गए हैं और उन्होंने एफआईआर की अपील कर दी है। तो इस पर हम लगातार जो है सुबह से चर्चा कर ही रहे हैं और अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। और इस खबर पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी जो है यूपी में एक्सपोज हो गई है। चर्चा बंगाल को लेकर चल रही थी, चर्चा महाराष्ट्र को लेकर चल रही थी, ऑपरेशन लोटस को पूरी तरह से एक तरह से सफल करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब बात यूपी की आई तो यहां पर ऑपरेशन लोटस फेल तो हुआ ही, साथ ही बीजेपी एक्सपोज भी हो गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप स्वामी जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि असल में भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है और ये मुझे लग रहा है कि अब आरएसएस का भी अंत समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी का भी अंत समय आ गया है जी। तो ऐसे लोग जैसे महाराष्ट्र में या बंगाल के अंदर ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, उन्हें भी शायद ये गलतफहमी हो गई थी कि अभी तो देखिए उन्हें 25-50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। 25-50 को अच्छा ये भी जानते हैं अगला इलेक्शन उन्हें या तो टीएमसी टिकट ना देती या उनको उद्धव ठाकरे टिकट ना देते, तो इसलिए उन्होंने कहा 25-50 करोड़ कमा लो, अपने जीवन को सुखी बना लो। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी डिफरेंट है और उत्तर प्रदेश जो है असली 2027 के इलेक्शन के रिजल्ट से पता चलेगा कि 2029 का लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा जी। देखिए ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर डिलिमिटेशन इन्होंने करा लिया जी, वैसे संभावनाएं बहुत कम है, जो अभी भी मुझे लग रहा है करीब 30-40 एमपीज इनके कम है। डीएमके ये गलती नहीं करेगी इनके साथ चली जाए जी। अच्छा, तेलुगु देशम पार्टी भी अगर चंद्रबाबू नायडू ये गलती करते हैं कि डिलिमिटेशन बिल का सहायता कर देते हैं, मदद कर देते हैं, तो उनकी भी राजनीति खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है वो भी नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर डिलिमिटेशन हो जाए तो डिलिमिटेशन में जो असली युद्ध होगा, निर्णायक युद्ध होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। इसलिए इन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में भ्रामक खबरें फैलाना शुरू किया। मैंने रुचि वीरा को सुना, मुरादाबाद की जो सांसद है जी, मैंने फिर उसके बाद राजीव राय को सुना, फिर मैंने उन्हें सनातन पांडे को सुना। तो ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम चेतावनी देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। सनातन पांडे ने कहा मैं समाजवादी हूं, समाजवादी परिवार का हूं, समाजवादी रहूंगा और मरते दम तक समाजवादी रहूंगा। क्योंकि देखिए जहां पे उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है, तो कोई मूर्खी होगा इस समय वो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। अच्छा, दूसरा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे गंभीर मुद्दा है इस समय
मतलब एक ही इनके पास ऐसा अस्त्र था, एक ही अस्त्र था जिसके माध्यम से ये भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के माध्यम से हिंदुओं को बेवकूफ बनाया करते थे। अच्छा, उसकी भी धार खत्म हो गई। अब आज के तारीख में जितनी बार ये भगवान श्री राम मंदिर की बात करेंगे उतनी बार चोरी की बात आएगी, चंदा चोरी की बात आएगी, जमीन घोटाले की बात आएगी, हजारों करोड़ के गहने चोरी होने की बात आएगी। तो छोटे मोटी मछलियों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वहां जो हमारे जन्मभूमि ट्रस्ट के चेयरमैन साहब हैं नृपेंद्र मिश्रा साहब, उनको ये कहना पड़ा कि मैं तो केवल कंस्ट्रक्शन का काम देखता हूं, बाकी चीजों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और जो चंपत राय बंसल साहब हैं वो बीमार पड़ गए, अब बीमारी पड़ना पड़ेगा, क्या करें। लेकिन अब ये जो राम मंदिर का पूरा इशू था, ये राम मंदिर का इशू अब ये इलेक्शन में भुना ही नहीं सकते। जब भुनाएंगे तो जनता को याद आ जाएगा कि जो चंदा दे के 1001 या 501 के 101 वो डाल के आया था दान पात्र में, वो तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने लूट लिया और उससे एमएलए एमपी खरीद लिए। तो ये इनका एक अस्त्र था, वो खत्म हो गया। फिर सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ का और अमित शाह का झगड़ा। भाई देखिए, ये बिल्कुल पक्की बात है, योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के अंदर जो चोरी हुई है उससे पूरे अपने हाथ खींचे हुए हैं जी। क्योंकि उन्हें ये पता है कि जो वहां पे ट्रस्ट है उसमें सारे ट्रस्टी जो हैं वो अमित शाह साहब के चूजन लोग हैं जी। उसमें उन्होंने योगी जी की बात सुनी नहीं। आपने विनय कटियार साहब को भी सुना होगा, उन्होंने एक बार स्टेटमेंट, ब्रजभूषण शरण सिंह का भी स्टेटमेंट सुना होगा। तो देखिए, वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्योंकि दो खेमे हैं और ये बात पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अमित शाह चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ हार जाएं, योगी आदित्यनाथ को हरा दिया जाए। थोड़े दिन मतलब असेंबली इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की लड़ाई जो है वो अपने शेर के स्तर पे होगी। इसलिए ये गोदी मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा था। और मैं चाहता हूं जो समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनको बदनाम किया जा रहा है, जिनका नाम लेके बदनाम किया जा रहा है, भाई नाम ना लेते तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम लेके अगर बदनाम किया जा रहा है तो एफआईआर लिखाएं, कोर्ट जाएं, कोर्ट से एफआईआर लिखाएं और ये गोदी मीडिया को कोर्ट में घसीटें और इन पे 50-50 करोड़ का मुकदमा दर्ज करके इनकी जितनी जिंदगी भर की कमाई है, जिन्होंने 25-30 लाख रुपए महीने के हिसाब से जमा किए, वो सारी इनसे वसूलें। जी बिल्कुल, बाकायदा इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। आनंद भदौरिया हैं सांसद, वो पहुंचे और उन्होंने एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि जो ये खबरें मेरे खिलाफ फैलाई गई इससे मेरी छवि खराब हुई है, छवि धूमिल हुई है, मेरी मानहानि हुई है और इसका हट जाना उन्होंने अभी फिलहाल एक चैनल की यहां पर बात आ रही है क्योंकि हम उस चैनल का नाम यहां पर नहीं ले सकते और उस चैनल पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस तरह की भ्रामक खबरें ये फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर, ट्विटर पर, सब जगह उसका नाम लिया गया है और उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है। बाकायदा चैनल के जो एक एम्प्लॉय का भी उसमें नाम लिखा गया है। तो ये एक शुरुआत है, एक तरह से समाजवादी पार्टी के सांसदों ने ये कदम उठाकर ये बता दिया कि अब ये शुरुआत हो चुकी है, यानी चैनल के माध्यम से बीजेपी जो खेल रचने की कोशिश अभी तक करती आई थी, अब समाजवादी पार्टी के नेता या और तमाम विपक्षी नेता उन पर भी चुप नहीं बैठेंगे, अब चैनलों के खिलाफ ही एक्शन होगा। तो एक तरह से कहीं ना कहीं चैनल्स को भी ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी के लिए जो आप ये काम कर रहे हैं, बीजेपी को हित पहुंचाने के लिए जो कर रहे हैं, आपके लिए मुसीबत बन जाएगी अगर आप बीजेपी की इसी तरह ही जी हुजूरी करते रहे। क्या ऐसा कुछ कहना चाहेंगे आप स्वामी जी? नहीं, देखिए, असल में जो ये गोदी मीडिया है इसके साथ एक मुश्किल हो गई। आपने देखा कि एक बड़े प्रतिष्ठित समूह ने, उनके प्रमोटर ने ये कहा कि जब सब ये बड़े बड़े पूंजीपति आ गए हैं इस एरिया में, भाई आप जानते हैं बड़े बड़े पूंजीपति जो अडानी अंबानी साहब आ गए हैं, उनकी जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके अंदर उन्होंने लाखों करोड़ों की तनख्वाहें दे दी। अच्छा, उनको कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट की जरूरत है भी नहीं भाई, अपनी कंपनी से, मीडिया कंपनी से उनको प्रॉफिट की जरूरत नहीं है। वो तो इसके माध्यम से अपनी बाकी कंपनियों की और जो उनके खिलाफ खबर होती है उसको दबाने का उसका उपयोग करते हैं। तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो बाकी हैं, जो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पूंजीपति नहीं है, अब उनको परेशानी तो हो रही है। भाई खर्चे तो उनके हजारों करोड़ों में हैं, अब कितनी फीस देते हैं, कितना खर्चा देते हैं, बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस उनके बने हुए हैं, दुनिया भर के उनके खर्चे, इनकम हो नहीं रही, टीआरपी हो नहीं रही, लोग उनको देख नहीं रहे। तो इस समस्या उनके सामने बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है। तो हर आदमी ये कोशिश करता है, गोदी मीडिया वाले, कि किसी तरह सरकार के नजदीक दिखे और सरकार से एडवर्टीजमेंट लिए और अपने खर्चे चलाए। तो देखिए, ये तो होना ही था, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, ये अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखिए स्टेटमेंट दिया, तो हमारे जर्नलिज्म के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की, पुतिन के पास जब गए थे हमारे गोदी मीडिया वाले, तो पुतिन ने भी किस प्रकार से टिप्पणी की। भाई जब उनसे पूछा गया पुतिन से, इन योर ओपिनियन हु इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर यू हैव मेट एवर ड्यूरिंग लास्ट सो मेनी इयर्स, तो पुतिन ने कहा इट्स ए इडियोटिक क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन शुड नॉट हैव बीन आस्क्ड। माने रूस के राष्ट्राध्यक्ष को यह बात कहनी पड़ी
ये मूर्खतापूर्ण बातें क्यों कर रहे हो भाई? हमारी दोस्ती जो है वो रूस के और भारतवर्ष के बीच की है। अब वो कह देते हैं कि आज तक के सबसे हमारे लोकप्रिय अगर प्रधानमंत्री कोई हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, मेरे जमाने में नहीं थे, लेकिन रूस की दोस्ती बनी है भारतवर्ष से, उसका आधार तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। बाकी तो लोग जो है वहां जाके पर्ची निकाल निकाल के जब वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हैं 7 बार पर्ची पढ़ते हैं, योर एक्सेलेंसी करते हैं। कहां तो बराक ओबामा को मिस्टर कहते थे, माय डियर बराक, वो भी एक इंतहा थी। भाई आप जानती हैं प्रोटोकॉल ये होता है जो भी जाता है अमेरिका के अंदर वो मिस्टर प्रेसिडेंट कह के एड्रेस करता है। बिल्कुल, वो बराक भी नहीं कहता, सर भी नहीं कहता, योर एक्सेलेंसी भी नहीं कहता, वो मिस्टर प्रेसिडेंट कहता है। ये उनका प्रोटोकॉल है जी। अच्छा, पहले तो आपने बराक को बराक कहना शुरू कर दिया, बराक को भी लगा होगा यार कहा मोडलेट भाषा का बात कर रहा है, इसे प्रोटोकॉल ही का नहीं पता है। अच्छा, अब जाके आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बार बार डर के मारे कह दिया योर एक्सेलेंसी। अरे वो एक्सेलेंसी थोड़ी है यार, हम उनके नौकर थोड़ी हैं, हम उनका मुकदमा लड़ने थोड़ी गए, वो कोई कोर्ट के वो थोड़ी हैं। वो अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। वो भी बड़ा देश है, हमारा देश भी बड़ा है, हमारा देश किसी से कमजोर है क्या? लेकिन लेकिन वो ट्रांसलेटर ने कृपा की, उसने योर एक्सेलेंसी को मिस्टर प्रेसिडेंट कह के ट्रांसलेट कर दिया, जबकि एक्सेलेंसी का जो ट्रांसलेशन होता है मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं होता है, मतलब होता है महाराज, गुरुदेव, मेरे दाता, मेरे पालनहार। तो वो पालनहार और राजा महाराजा थोड़ी है भाई, हमारे देश की अपनी एक आन बान शान है। लेकिन चलिए, इस समय घबराए हुए हैं, परेशानी है, क्योंकि उन्हें लग रहा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बेइज्जती कर दी कि अगर परेशानी भारत को कोई होगी, अगर जब तक मोदी जी हैं, जब तक प्रधानमंत्री हैं, तब तक कोई परेशानी होगी, तब तक मैं अरे यार तुम ये बताओ, हमारे देश को अमेरिका की मदद की जरूरत है और अमेरिका ने आज तक किसी की मदद की है क्या? जिसकी मदद की है वो बर्बाद हो गया है। बिल्कुल भाई, वियतनाम में गया, वियतनाम में हार के चला गया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में घुस गया, अफगानिस्तान में हार के चला गया, फिर उसके बाद ईरान में घुसा, ईरान में सारी शर्तें ईरान की बनी गई, अमेरिका की कोई शर्त मानी गई। हमारी क्या मदद करोगे यार? अच्छा, हम सक्षम हैं? हमारे देश 140 करोड़ का देश है, रणबांकुरों का देश है, हम किसी के अमेरिका जैसे उन लोगों की मदद मांगेंगे यार? हम तो चाहें तो अकेले ही हम पाकिस्तान और चीन को एक साथ ठोक सकते हैं। तो वो ऐसी ही अपनी शेखी बधार रहे हैं जैसे पता नहीं कहाँ की शेर है। पता नहीं ईरान ने कितने उनके फाइटर प्लेन उड़ा दी है, ऐसे जिसकी वो दम भरा करते थे उसको उड़ा दिया। ईरान से तो हम बहुत बड़ी शक्ति हैं और हमारे देश की शक्ति को ललकार कर और इस प्रकार से हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष को कमजोर दिखाना कि अगर इन्हें जरूरत होगी तो हम मदद करेंगे। भैया, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम्हारे को मदद की जरूरत हो तो हमें बता देना, हम तुम्हारी ब्रह्मोस से तुम्हारी मदद कर देंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी या कहें मोदी सरकार अभी डगमगाई हुई तो दिख ही रही है और यही वजह है कि तोड़फोड़ शुरू हो गई। हम लगातार इस पर चर्चा कर ही रहे हैं स्वामी जी, हम हर दिन इस पर बात करते हैं क्योंकि इस वक्त ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक साथ 3 राज्यों में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश करना या ऑपरेशन टाइगर कह लीजिए महाराष्ट्र में, ये सब चलाने की कोशिश करना बता रहा है कि बीजेपी 2029 को लेकर कितना डरी हुई है। और यूपी में अचानक से ऑपरेशन लोटस एक्टिव कर देना तो ये बिल्कुल ही बताता है कि अखिलेश यादव से बहुत ज्यादा डरी हुई है। यानी 2029 तो बात की बात है, 2027 ही निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि योगी को कुर्सी अपनी डगमगाई हुई दिखती है। सीएम योगी के विरोध बहुत है वहां पर और ये हमने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देख लिया था। आपको याद होगा, लगातार दिल्ली में बैठकें हो रही थी, पूरी बात हो रही थी लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए और उसमें जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा उसके लिए सीधे तौर पर सीएम योगी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। आपको याद होगा, वो सारा समय ये तय माना जा रहा था कि किसी भी वक्त सीएम योगी की कुर्सी जा सकती है। भाई, सीएम योगी की कुर्सी इतनी आसानी से जाएगी नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी मोदी जी की तुलना में अपनी इमेज कम से कम उत्तर प्रदेश में ज्यादा तगड़ी बना दी है। वो भी बुलडोजर बाबा बन गए हैं, वो भी अपना सनातनी बताते हैं कि मोदी जी से ज्यादा बड़ा सनातनी मैं हूं। तो इतना आसान नहीं है। उनकी लड़ाई योगी जी की मोदी जी से नहीं है, उनकी लड़ाई है अमित शाह साहब से। अमित शाह भी उनके लोगों को छेड़ते रहते हैं, कभी धनंजय सिंह क्या पहुंच जाते हैं, कभी जौनपुर में उनके लोगों को इग्नोर कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ भी केशव प्रसाद मौर्य को और ब्रजेश पाठक को इग्नोर कर देते हैं। ब्रजेश पाठक और ये लोग भी उनकी मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं। तो ये सब तो इनका आपस का युद्ध चलता रहता है। असली मुद्दा यह है कि 2027 के चुनाव में जो चुनाव आयोग बेईमानी करेगा और जिस प्रकार से सेंट्रल रिजर्व पुलिस को वहां भेजेगा और जिस प्रकार के इनके कार्यकर्ताओं को मार मार के बाहर भगाएगा और सीसीटीवी फुटेज को गायब कर देगा, इसका मुकाबला कैसे लोग करेंगे? बाकी देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, 2027 में भी
योगी आदित्यनाथ रिपीट नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो है सबसे बड़ा वीकनेस बन गया है। और 2029 में बात बिल्कुल पक्की है, जो संजय राउत ने कह भी दिया। संजय राउत ने कहा ये लोग इसलिए घबराए हुए हैं कि 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और हम लोग उनको राहुल गांधी को जिस प्रकार का रिसेप्शन मिल रहा है और यूथ के अंदर जैसे उनकी प्रतिक्रिया मिल रही है और जैसे पूरा मन बदलता है। और आज की तारीख में देखिए राहुल गांधी की बर्थडे है, हजारों लोगों को नौकरी दिलाई गई ताल कटोरा के अंदर। बिल्कुल, और लोग कह रहे हैं यार मोदी जी जॉब फेयर, मतलब हजारों लोगों को नौकरी मिल गई, जिन्हें 3-3 साल से नौकरी नहीं मिली थी उन्हें नौकरी मिल गई। मोदी जी के लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। मोदी जी तो अपना मंडल लेके कहीं रुद्राक्ष, अरे यार रुद्राक्ष पहन के, मंडल पहन के, टीका लगा के तो कोई भी सलाहता नहीं कर सकता यार, उसमें कौन सी खास बात है। हम भी जब पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करते हैं, तो ये आपका काम नहीं है भाई, आपको पुजारी थोड़ी है, मठाधीश थोड़ी है, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के अंदर शांति स्थापित कीजिए, हमारे देश के अंदर घुसपैठिए न घुसे इसकी व्यवस्था कीजिए, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक हो इसकी व्यवस्था कीजिए, हमारी विदेश नीति को ठीक कीजिए। पूजा पाठ तो पंडित लोग करते हैं, अपना मंदिर के अंदर करते रहते हैं, आप पुजारी थोड़ी हैं। वरना छोड़िए प्रधानमंत्री का पद, आप पुजारी पद ले लीजिए, राम जन्मभूमि में आप ही हवन कराया कीजिए, पूजा पाठ कराया कीजिए। तो आपका काम वो नहीं है, हर आदमी का काम होता है। टीचर का काम पढ़ाना है, अब टीचर भी क्लास के अंदर आए और रामचरितमानस और रामायण पढ़ाने लगे तो स्टूडेंट कहेंगे महाराज आपको इसलिए थोड़ी, फाइनेंस के टीचर है तो फाइनेंस पढ़ाइए, मार्केटिंग के टीचर है तो मार्केटिंग पढ़ाइए, रामचरितमानस तो कोई दूसरे टीचर से हम घर में पढ़ लेंगे। जी बिल्कुल। अब आपने जैसे स्वामी जी घुसपैठिए वाली बात जो की है कि उसकी चिंता आपको करनी चाहिए, बिल्कुल, तो लेकिन सब कुछ याद आता है मोदी सरकार को। आपको याद होगा अभी जब बिहार में इलेक्शन होने थे, राहुल गांधी की यात्रा वहां पर निकल रही थी, जो एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोला था, सड़कों पर उतरे थे, आंदोलन कर रहे थे चुनाव आयोग के खिलाफ। उस दौरान बहुत याद आई थी अमित शाह को घुसपैठियों की, उनकी यात्रा में विघ्न डालने की पूरी कोशिश की गई थी। और तो और ये जो एसआईआर पूरी की गई उसके पीछे चुनाव आयोग ने रीजन ही ये दिया कि घुसपैठिए जो है उनको बाहर निकालना है। लेकिन इतने नाम काटे गए, लेकिन एक भी नाम वैसा नहीं निकल कर आया, चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया कि कौन से घुसपैठिए थे जिनके नाम काटे गए हैं। नहीं, जब उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट हो गए उसके बाद जितने नाम काटे गए थे उसमें ज्यादा तक को जुड़वा दिया गया जी भाई। केवल जो नाम काटे गए थे, केवल इलेक्शन तक के नाम काटे गए थे 27 लाख लोगों जी। उसके बाद जिसने एप्लीकेशन डाली, जिसने डॉक्यूमेंट दिए, उनके नाम जोड़ दिए गए, तो इलेक्शन में उनको डिवार कर दिया। जो उनका मकसद था उन्होंने पूरा कर लिया। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में ये चीज रिपीट ना हो, क्योंकि असली मुद्दा यह है कि करेंगे क्या। इसीलिए जो राहुल गांधी कर रहे हैं कि जनता के बीच में जा रहे हैं, युवाओं के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मुकाबला कर पाएगा तो आपके वर्कर्स नहीं कर पाएंगे, आपके वॉलंटियर्स नहीं कर पाएंगे, वो आम जनता कर पाएगी। क्योंकि आम जनता जब एक समूह में निकलती है और वो अन्याय का विरोध करती है, जैसे आपने देखा 2013-14 में जो निर्भया के साथ कांड हुआ था, लोग सड़क पे उतर आए थे। आज की बात दूसरी है, आज के तारीख में अभी बिहार के अंदर एक घटना घटी है, एक महिला के साथ किस प्रकार की मतलब बेहूदगी की हद, निर्भया से भी ज्यादा निर्मम कांड। लेकिन अब जनता को इन्होंने कुछ अलग प्रकार की अफीम पिला दी है, लोग उसी में अपना पड़े रहते हैं। वरना रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रोज ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। राम जन्मभूमि क्या, अब तो सुन रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि में भी हजारों करोड़ का, वो बता रहे हैं वहां पे लोग, वहां पे जो फलाहारी महाराज हैं वो बता रहे हैं कि जब वहां नोटों की और आभूषण की गिनती होती है, सीसीटीवी फुटेज को बंद कर दिया जाता है। अरे यार सीसीटीवी फुटेज लगाया ही गया है कि जब नोटों की गिनती हो और गहनों की गिनती हो उस समय, क्योंकि चोरी चकारी ना हो। और पता चला क्या करते थे वहां पंडित लोग, जो सुना है राम जन्मभूमि में 1 लाख की गड्डी की बजाय 1.5 लाख की गड्डी बना देते थे। अच्छा, वो गोबर जब निकलता था वहां से, गोबर के अंदर अपना आभूषण हीरे जवाहरात जो है रख देते थे और गोबर के नाम पे उसको ले जाते थे। तभी तो वो कुछ लोगों के घर में गोबर के अंदर आभूषण मिले। तो भैया हमारी श्रद्धा, हमारी भावना को ठेस पहुंचाते हुए हम तो भगवान को अपना ईश्वर मानते हैं, उनके साथ हमारे जो अपने भावनाएं उसको ठेस पहुंचाई है। तो मेरे ख्याल से हर आदमी को इन जो लोग पकड़े गए हैं या जो उसके कर्ता धर्ता थे, ये बंसल साहब, क्या नाम है उनका, चंपत राय बंसल साहब, इनके खिलाफ एफआईआर 1 लाख एफआईआर होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। चोरी डकैती इन्होंने कर दी, हमारे भावनाओं से खिलवाड़ कर दिया।
बिल्कुल, और यही बात तो अखिलेश यादव ने कह दी है कि अब राम आपसे नाराज हो गए हैं, और साफ साफ उन्होंने चेतावनी दी है कि जहां से भाजपा का उद्गम हुआ था, यानी जहां से इनकी राजनीति शुरू हुई थी, वहीं पर लाकर खत्म करेंगे। और यही वजह है कि अखिलेश यादव से बहुत ज्यादा डर एक तरह से बैठ गया है, खासकर राम मंदिर मुद्दा जब से अखिलेश यादव के हाथ लगा है। इस पर अखिलेश यादव अकेले नहीं है, कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है। जो अजय राय हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस की तरफ से, वो लगातार इस पर मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं और सरकार को घेर रहे हैं, योगी सरकार से हर दिन सवाल पूछ रहे हैं। चंपत राय की आपने बात की यहां पर स्वामी जी, तो चंपत राय बिल्कुल गायब दिखाई दे रहे हैं। अभी योगी किसी कार्यक्रम में पहुंचे, उस कार्यक्रम में चंपत राय को होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है। तो यहां एक सवाल अपने आप में चंपत राय की भूमिका पर खड़ा हो जाता है कि अगर वो सही है तो गायब क्यों है, और अगर गलत है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। यहां पर योगी सरकार बहुत ज्यादा बुरी फंसी हुई दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि ऑपरेशन लोटस को एक्टिव किया गया। वहां पर यूपी के अंदर अखिलेश यादव को कमजोर करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, मुख्य मुद्दे से उनका ध्यान अपने पार्टी को रोक तो जो तोड़फोड़ की खबरें चली उनको साधने में लगे। लेकिन उनके सांसदों ने दो टूक जवाब बीजेपी को दे दिया कि हम अखिलेश यादव के साथ ही खड़े हुए हैं, और तो और उन चैनलों को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी कि ये शुरुआत हमने की है और ये शुरुआत अब रुकेगी नहीं। ऐसा जो भी चैनल करेगा, जो भी भ्रामक खबरें फैलाएगा, उसके खिलाफ उसी तरह एक्शन लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती एक तरह से बीजेपी के लिए हो रही है, और बीजेपी कैसे तोड़फोड़ करती है, कैसे पूरी साजिश रचती है, क्या खेल करती है, ये महाराष्ट्र में भी देखा जा सकता है। क्योंकि खबर आ चुकी है, जिन 6 सांसदों के बागी होने की खबर है, उनको लेकर लगातार यह सवाल उठ रहा था कि आखिर ये 6 सांसद बागी हुए क्यों, किस बात की नाराजगी थी, ऐसा क्या चाहिए था जो इनको नहीं मिल रहा था। खुद जो है वहां पार्टी के प्रवक्ता है यूबीटी के, उन्होंने इसको लेकर सवाल पूछे, आनंद दुबे हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर क्या वजह थी, लेकिन अब जवाब उसका मिल गया है। पार्टी बीजेपी ऐसे लोगों को ढूंढती है जिनकी कुछ मांगे होती है, जिनकी कुछ लालच होते हैं, कुछ लालसाएं होती हैं, और उनकी कमजोर कड़ी को पकड़ के ही बीजेपी लग जाती है। और ये पूरी लिस्ट आ चुकी है कि जिन 6 सांसदों ने बगावत की है महाराष्ट्र में, उनके बगावत के आखिर पीछे की वजह क्या। और ऐसे ही लोगों को यूपी में ढूंढने की कोशिश हो रही थी। वर्ड आजकल बहुत एक टर्म चल पड़ा है गद्दारों को ढूंढने की, तो उन गद्दारों को ढूंढने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उन सांसदों ने आगे आकर खुद कह दिया कि इस खेल में हम शामिल नहीं है। स्वामी जी, तो इस तरह से पूरी बीजेपी एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है यहां पर। नहीं, एक बात जो आपने कही कि जब ये योगी आदित्यनाथ गए वहां पर, तो उसमें ये बंसल साहब दिखाई नहीं पड़े। भाई बंसल साहब इसलिए नहीं दिखाई पड़े, योगी आदित्यनाथ ने आदेश किया था कि वहां बंसल साहब न दिखाई पड़े। आपको शायद इसकी खबर नहीं है, मैंने जो सोशल मीडिया में पढ़ा है, ये योगी आदित्यनाथ का आदेश था, क्योंकि बंसल साहब आज जहां दिख जाएंगे वहां भारतीय जनता पार्टी की हार पक्की हो जाएगी, बंसल साहब नदारद कर दिए जाएंगे। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी वाले उन्हीं को न निपटा दें। मैंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनको Z+ सिक्योरिटी दे दी जाए, वरना ये लोग उनको, क्योंकि अब वो जो है केंद्र बिंदु में आ गए हैं। क्योंकि मानी बात है कि जब करता धरता है वहां के सचिव हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है। और वहां सीसीटीवी फुटेज अगर बताया जा रहा है 6 महीने की सीसीटीवी फुटेज जो है गायब हो गई है। देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल के अंदर ये सरकार बदल जाएगी और मोदी जी चले जाएंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है, और उस दिशा में काम होना शुरू हो गया है। जो ये कोटा के अंदर मीटिंग हुई, आप उसमें देखिए बच्चों का उत्साह देखिए, उनके माता पिता का उत्साह देखिए, और ये पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है। सोशल मीडिया में जहां 80% लोग मोदी के फेवर में बात करते थे, आज 80% राहुल गांधी के फेवर में बात कर रहे हैं। तो ये बेईमानी को अगर रोक लें, केवल इनको अब टास्क इनका ये होना चाहिए, टारगेट इनका ये होना चाहिए कि ये केवल जो ये बेईमानी टीएमसी टाइप की, बंगाल टाइप की उत्तर प्रदेश में करना चाहेंगे, उसको कह रहे। जब यहाँ के सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, थाने के इंचार्ज बंदूक तान सकते हैं, औरतों के सामने कि वोट देने जाओगी तो गोली मार देंगे, और उसके बावजूद औरतें खड़ी रहती हैं कि गोली मार लो, वोट तो हम देने जाएंगे ही जाएंगे। जब तक उस तरह का उत्साह नहीं होगा, तो ये बेईमानी से कैसे रोकेंगे। केवल इस बात को निपटा ले, जनता तो इनको वैसे ही निपटा देगी, और ये खत्म हो जाएंगे, और इनकी राजनीति खत्म हो जाएगा। इसीलिए घबराहट में, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार मजाक उड़ा रहा है और हास्यास्पद। अब आप देखिए, जो यहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीट हुई थी, तो एक इंटरनेशनल जो एक कंपनी का सीईओ है, उसने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लूमबर्ग से कहा कि भाई हम लोग, भाई देखिए, एक होता है पार्टी का कल्चर, एक होता है कॉर्पोरेट कल्चर। पार्टी कल्चर में होता है हाथ उठा दिए, सबने हाथ पकड़ लिए, दिखा दिया हम एक है। कॉर्पोरेट कल्चर में थोड़ी होता है। और वो सीईओ कह रहा है, जो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, यार मेरे से कहा कि हाथ उठाओ, मैंने कहा यार क्यों उठाऊं, लेकिन पकड़ के मेरा हाथ उठा दिया, तो मुझे बड़ा ऑड लगा।
भाई देखिए, हमारी साइकोलॉजी और विदेशियों की साइकोलॉजी बड़ा डिफरेंट होता है। हमें भाई ढोकला फाफड़ा अच्छा लगता है, उनको पिज्जा अच्छा लगता है। सबके अलग अलग अपनी वो संस्कार होते हैं, अलग अलग परंपराएं होती हैं। अब ये थोड़ी कि वहां पे जाके आप जो है उनका हाथ उठाओगे। उनके यहाँ ये प्राइवेसी का डिस्टर्बेंस माना जाता है। आप किसी को टच भी नहीं कर सकते। औरतों को छोड़ दीजिए, आप पुरुष को भी अननेसेसरी, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, किसी के गए अपना पीठ थपथपाई दी, किसी के वो हाथ में वो कर लिया किसी को, तो वो कहते हैं ये सब नहीं होता है वहां पे। तो बिल्कुल दे कीप ए डिस्टेंस, वरना आपने किसी को यूं पकड़ लिया, वो कहेगा ये व्हाट डू यू मीन, हाउ आर यू डिस्टर्ब। आपने अभी सुना होगा एक ट्रेन के अंदर एक हिंदुस्तानी गुजराती औरत जो है किसी एक ब्लैक मैन से कहती है, व्हाई डोंट यू गो बैक टू नामीबिया, मोरक्को। अरे उसने कहा आई एम ए ब्रिटिश सिटीजन, व्हाई शुड आई गो। अच्छा, ये अपना हेठी में थी, जैसे हिंदुस्तान में मजाक उड़ाते रहते हैं, रेसिस्ट कमेंट करते रहते हैं, ये भी अपना रेसिस्ट कमेंट करती रही। उसने पुलिस को बुला दिया, उन्हें अरेस्ट कर लिया, हिंदुस्तान वापस भेज दिया। अरे यार, विदेश में जाके तो औकात में रहो यार, अपनी तमीज में रहो यार। यहाँ बदतमीजी करते हो तुम दूसरे लोगों से, और वहां पे कभी नॉर्थ ईस्ट वालों से बदतमीजी करते हो, कभी जो हमारे ब्लैक भाई बहन है उनसे बदतमीजी करते हो, कभी दलितों से करते हो, कभी आदिवासियों से करते हो। अच्छा, वो औरत को अभी तक सिटीजनशिप भी नहीं मिली थी, उसको डिपोर्ट कर दिया। उन्होंने कहा भाड़ में जाओ यार, तुम ज्यादा नटंकियां कर रही, दूसरे देश में उसी देश के नागरिक को चुनौती दे रहे हैं। भाई यार, थोड़ी तो हमारे देश की इज्जत रख लो। भाई अमेरिका में जितने ये शॉप लिफ्टर पकड़े जा रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के पकड़े जा रहे हैं, ज्यादातर उसमें एक ही स्टेट के पकड़े जा रहे हैं। ये एक ही स्टेट के लोग जाके चोरी डकैती डालते हैं। क्यों डालते हैं? लंबी लंबी जेलें होती हैं, फिर रोते फिरते हैं। क्यों करते हो ऐसा काम? मेरी भारत माता की बदनामी क्यों करते हो भाई? जी बिल्कुल। और यहाँ पर जैसे कि आपने बात की है, दलितों के लिए टिप्पणियां कर दी जाती हैं, आदिवासियों पर निशाने साधे जाते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा, अभी लगातार जो चर्चा में बना रहा पिछले चुनावों के दौरान भी, अब आदिवासियों को वनवासी कहा जाता है बीजेपी नेताओं की तरफ से। पीएम मोदी कई बार इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब खबर ये है, अभी आपने भी जरूर इस खबर को देखा होगा, पढ़ा होगा, कि खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इशारों में, संकेतों में इस वर्ड का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वनवासी कहना गलत है आदिवासियों को। आखिर स्वामी जी। नहीं, देखिए, वो भी चलिए, द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम हैं, उनके लिए हम क्या टिप्पणी करें। लेकिन उनसे भी हमारी बहुत आशाएं थी, उनसे भी हमें लगता था कि हमारे साथ न्याय करेंगे और संविधान को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना था, और वो महामहिम है, वो करेंगी। लेकिन चलिए, ये तो देखिए बात बिल्कुल सही है जो राहुल गांधी कहते हैं, उनको वनवासी कहना ठीक नहीं। वो आदिवासी हैं, वो हमारे मूल नागरिक हैं, हमारे देश के मूल नागरिक हैं जी। और बाकी वो बेचारे जंगल में रहते हैं या शहर में रहते हैं, इससे क्या अंतर पड़ता है? शहर में रहते हैं तो शहरवासी हो गए, जंगल में रहते हैं तो आज। लेकिन है, ओरिजिनली जो उनकी आइडेंटिफिकेशन है वो आदिवासी की है, वनवासी। वनवासी का मतलब है कि तुम जंगली हो। वनवासी का मतलब है तुम जंगली हो, तुम जंगल में रहने योग्य हो। अरे भाई, जंगल में रहने योग्य नहीं है, वो इस देश के ओरिजिनल नागरिक हैं। जैसे अमेरिका में देखिए, तो अमेरिका के जो ओरिजिनल नागरिक हैं वो तो बहुत कम है। भाई अमेरिका के अंदर सारे सिटीजन हैं, कोई कहीं से आया, कोई अफ्रीका से आया, कोई कनाडा से आया, कोई भारत से गया, कोई पाकिस्तान से गया। पूरे वर्ल्ड के हर कम्युनिटी के लोग अमेरिका में आए और अमेरिकन बन गए। तो ओरिजिनल जो लोग उनके हैं वही तो मूल नागरिक हैं वहां के। तो सम्मान करना चाहिए आदिवासियों का। आदिवासियों के चेहरे पे पेशाब करते हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले। ये आदिवासियों को समझते कुछ नहीं है, जबकि वास्तविकता में वही हमारे देश के मूल नागरिक हैं। और उन्होंने ही हमारे देश को कल्चर, भगवान बिरसा मुंडा को कौन भूल सकता है? भगवान बिरसा मुंडा ने हमारी सारे प्रलोभनों के बावजूद अपने फांसी पे चढ़ना पसंद किया। तो आदिवासियों के ये जो हमारे ये जो हैं आदिवासी हैं, इनकी वजह से हमारे देश की अस्मिता बची रही है और हमारे देश को बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इनको वनवासी बनाने के लिए जो लोग उतारू हैं, इसलिए उतारू हैं, ये खुद अपने को हर जगह काबिज करना चाहते। जी। तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू ने भले ही बोला नहीं खुलकर, लेकिन उन्होंने भी इस बात का एक तरह से विरोध जताया। स्वामी जी, ये हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा वापस हम अपने मुद्दे पर आते हैं। यूपी में जो चल रहा है, यूपी में ऑपरेशन लोटस, जिसकी अभी शुरुआत भर हुई थी, उसको पूरी तरह फेल कर दिया अखिलेश यादव ने और अखिलेश यादव के सांसदों ने। साथ ही साथ खुलकर ये बात सामने लाकर रख दी कि कैसे बीजेपी पूरा प्रोपेगेंडा रचती है। यानी यहाँ एक बात जो देखने को मिल रही है स्वामी जी, वो ये कि अब विपक्ष
विपक्ष एक कदम आगे चल रहा है। बीजेपी कुछ प्लान करती है उससे पहले ही विपक्ष उसको उसकी साजिश को, उसकी प्लानिंग को फेल करने के लिए एक कदम आगे बढ़ लेता है। आप देखिए बंगाल में जो शुरुआत हुई, बंगाल से कुछ सीख ली महाराष्ट्र में, पहले ही पहुंच गए यहां पर। बंगाल में अभिषेक बनर्जी ने पहले जाकर चिट्ठी दे दी लोकसभा स्पीकर को, आज मुलाकात के लिए भी बुलाया था, 5:30 बजे उनकी मुलाकात है अभिषेक बनर्जी की और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। फिर उसके बाद उस पर नजरें टिकी हुई है कि वो क्या फैसला लेते हैं। भले ही फैसला कुछ भी आए, लेकिन अगर उन्हें मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा है तो इसमें भी कहीं ना कहीं विपक्ष का दबाव है। विपक्ष ने जो एक तरह से एक्टिव हुआ, जो विपक्ष उसने जो एक तरह से जो जागरूकता दिखाई, उसके आगे मजबूर होना पड़ा ओम बिरला को और बुलाना पड़ा। यही हाल किया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी अब इंतजार है कि ओम बिरला कब मुलाकात करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी पत्र पहुंचा दिया गया है कि इन लोगों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, इनके ऊपर दल बदल विरोधी कानून होना चाहिए। ये सारी चीजें यहां पर चली रही हैं। और इनसे आगे बढ़ते हुए यूपी की बात करें तो यूपी में तो सबसे पहले ऑपरेशन लोटस फेल किया गया है। ये यहां देखने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है स्वामी जी, कि कैसे अब विपक्ष एक कदम आगे चल रहा है बीजेपी से। देखिए, उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं जी। डिलिमिटेशन के बाद तो बहुत ही अच्छा। ये जो सांसद होते हैं ये अपनी जमीन और अपने जो सांसदीय क्षेत्र होता है उसकी जनता से संपर्क में रहते हैं, उन्हें पता रहता है, उन्हें पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश जो है ऐसा निर्णायक भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचाने वाला है। जो अभी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उत्तर प्रदेश की वजह से उसकी सत्ता वापसी 2029 में हो जाएगी, सबसे बड़ी चोट इनको यही मिलने वाली है। और राम जन्मभूमि में जो इन्होंने चोरी डकैती की है उससे और ज्यादा इनको नुकसान होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश जब सांसद क्यों भैया टूटेगा, क्यों वो जाएगा, जब उसको लिख रहा है कि 2029 में उसकी सरकार आने वाली है और उसमें कुछ लोग जो है मंत्री बनने वाले हैं और 2027 में भी उनका चुनाव के अंदर वो जीतने वाले हैं। केवल जो बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से, बेईमानी ये लोग न कर पाए, वरना ये डकैत लोग हैं, ये चोर लोग हैं, ये राम जन्मभूमि भी चोरी करते हैं, ये कृष्ण जन्मभूमि भी चोरी करते हैं, ये ईवीएम की भी चोरी करते हैं, ये पीएम केयर फंड की भी चोरी करते हैं, ये हर जगह चोरी करते हैं और यही चोरी करे हुए पैसे से एमपी एमएलए खरीदते हैं। तो इन पे निगाह रखने की आवश्यकता है। अगर आपने बेईमानी को रोक लिया तो अब आप सत्ता में 2027 में भी आ जाएंगे, 29 में भी आ जाएंगे, लेकिन चोरी को रोकना बहुत आवश्यक होगा और इसके लिए गांव गांव के अंदर युवाओं को तैयार करना होगा, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, और ये निरंतर करना होगा, लगातार करना होगा। अखिलेश, तेजस्वी, राहुल तीनों को करना पड़ेगा और जनता को इतना जागरूक करना होगा कि नेताओं की जरूरत ना हो, राजनीतिज्ञों की जरूरत ना हो और जनता अपने आप अपना हक मांगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बार फिर आपने बहुत बड़ी बात कही है स्वामी जी। कल भी आपने यही बात कही थी कि जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं वही काम अखिलेश यादव को करना होगा, तेजस्वी यादव को करना होगा। अकेले राहुल के काम के करने से नहीं बात बनेगी। वो युवाओं को लगातार साथ ला रहे हैं, ये हमने देखा कोटा में जिस तरह से भारी संख्या में युवा वहां पर पहुंचे। इसके बाद अब अगला कार्यक्रम उनका अलग अलग जगहों पर है, सुनने प्रयागराज में होगा, पटना में होगा, दिल्ली में होगा और बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया है शिक्षा की जो प्रणाली है उसके खिलाफ। इसके अलावा जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम पीएम मोदी को करना चाहिए, वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, विपक्ष कर रहा है। जॉब फेयर की बात हमने आज की, जो तालकटोरा स्टेडियम में बड़ा जॉब फेयर लगाया गया, हजारों युवाओं को वहां पर नौकरी मिली। ये वो युवा हैं जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं और वादा किया था मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार और नौकरियां देने का, लेकिन वहां पर फेल होती दिखाई दी। तो राहुल गांधी के अकेले करने से काम नहीं चलेगा, इसमें उनको समर्थन चाहिए। अखिलेश यादव का भी, उन्हें भी उसी तरह सड़क पर उतरना चाहिए जिस तरह राहुल गांधी है। तेजस्वी यादव को भी उसी तरह सड़क पर उतरना चाहिए जिस तरह राहुल गांधी हैं और तभी इंडिया गठबंधन जो एकजुट है वो एकजुटता सड़क पर भी दिखनी चाहिए। क्या ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आप स्वामी जी? नहीं, उद्धव ठाकरे को उतरना चाहिए। संजय राउत जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संजय राउत को अब अपने एमपी एमपी को छोड़ देना चाहिए जी। ये मान लीजिए कि एमपी एमएलए जो है बिकाऊ हैं और ये चले जाएंगे, इनको कोई आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है, अपने देश की जनता, अपने प्रदेश संसदीय क्षेत्र की जनता से मतलब नहीं है। और ये भी संजय राउत ने कह दिया है कि कार्यकर्ता गोबर लेके तैयार बैठे हुए हैं और जो ये दल बदलू और गद्दार लोग हैं इनके ऊपर गोबर से इनका मुंह जो है काला किया जाएगा। देखिए, वो जनता जाने और वो संजय राउत जाने, बाकी सब जाने, लेकिन मैं उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से, सुप्रिया सुले से और विजय से और ममता बनर्जी से, तेजस्वी यादव से, सबसे निवेदन करता हूं, अब भूल जाइए, अब ये संसदीय क्षेत्र और पार्लियामेंट ये सब छोड़ दीजिए, जनता के पास जाइए। जनता आपका भगवान है, जनता आपकी मालिक है, राजनीति में वही है, वो बहुत ज्यादा पीड़ित है, उसके पास जाइए, गुहार लगाइए, उसको समझाइए। बड़े बड़े नेता जाइए, छोटी छोटी मीटिंग कीजिए, गांव गांव जाइए,
एक एक संसदीय क्षेत्र में जाइए, जनता को बताइए कैसे राम जन्मभूमि में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, कैसे नीट के पेपर 50-50 लाख में बेचे जा रहे हैं। जनता से संपर्क कीजिए, एमएलए एमपीएलए को जाने दीजिए भाड़ में। जी बिल्कुल, यहाँ पर चर्चा की हमने स्वामी जी, और खास तौर पर आज चर्चा का जो मुख्य विषय था वो यही था कि कैसे बीजेपी ने अखिलेश यादव की पार्टी को कमजोर करने के लिए एक साजिश रची, कैसे ऑपरेशन लोटस वहां पर तुरंत एक्टिव किया गया। इधर जैसे ही राम मंदिर मुद्दे ने तूल पकड़ा, अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, साफ साफ चेतावनी दी कि ये मुद्दा 2027 में बड़ा मुद्दा बनेगा। उधर बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस को जो है एक तरह से एक्टिव कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने, उनकी पार्टी ने, उनके सांसदों ने बीजेपी का वो ऑपरेशन लोटस तो फेल किया ही, साथ ही बता भी दिया, ये बात सामने ला दी कि कैसे बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाती है और उसमें उसको साथ कैसे देते हैं ये तमाम मीडिया चैनल्स। तो इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।